नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां पर हम आपको नवजोत सिंह सिद्धू की खबर भी बताएंगे और इसके साथ कुछ और खबरें भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु और शुरुआत करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी अहम खबरें भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आखिरकार आज हम आपके लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं। तो पहली खबर में हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी के कसीदे पढ़े। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में जा सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी संभव मानी जा रही है। इससे पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात करने में 6 महीने तक का समय बीत जाता है। राहुल से मुलाकात इतना आसान नहीं है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर होगी जहां एनआईए की जांच जारी है। हम बात करेंगे कैसे श्रीनगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में एक अहम कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई वर्ष 2024 में दर्ज एक आतंकी प्रकरण के सिलसिले में की गई है और बताया जा रहा है, खबरों की माने तो तलाशी अभियान नजीर अहमद भट्ट की आवाज पर चलाया गया। एनआईए की टीम ने घर के भीतर विस्तृत जांच की और कुछ दस्तावेजों और अन्य सामग्री को भी खंगाला है। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो की मुलाकात की। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात होनी है और ये मुलाकात मुंबई में दोनों की लोक भवन में होनी है। माना जा रहा है कि मुलाकात में नेता भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे और इसे नए क्षेत्रों में और विस्तार देने पर वो फोकस किया जाएगा। मुलाकात के बाद रक्षा, व्यापार, स्किलिंग, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसके बाद शाम को राजभवन के दरबार हॉल में इन समझौतों का औपचारिक आदान प्रदान भी किया जाएगा, जिसके बाद जॉइंट प्रेस बयान भी जारी होगा। तो चलिए सबसे पहले कौन सी खबर है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जहां जानकारी है कि बीजेपी में जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। घर वापसी की जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। पार्टी आपको बताएं कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वापसी संभव बताई जा रही है। नवजोत कौर सिद्धू ने दरअसल पीएम मोदी की तारीफ की है। सिद्धू की पत्नी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी की संभावना इसीलिए शुरू हो गई है। कांग्रेस का साथ छोड़ने की सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के सुर बदल गए हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की ईमानदारी के कसीदे भी पढ़े हैं। उन्होंने उन पर उंगली उठा करके कहा कि उन पर उंगली उठाकर तो देखो, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता नवजोत कौर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और कहा कि किसी को राजनीति गिफ्ट में मिली है, वो सपनों की दुनिया में है। पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत स्पिरिचुअल बताया, जबकि राहुल गांधी को लेकर कंफ्यूजन जाहिर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अभी भी फैमिली सेंट्रिक सोच से प्रभावित लगते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो अभी भी राहुल गांधी फैमिली वाली सोच से बंधे हुए लगते हैं, जहां उन्हें उन लोगों की बात सुनने का समय नहीं मिलता जो सच में उनके शुभ चिंतक हैं। उन्हें गाइड करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी से मिलने में 8 महीने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से उनकी तरफ से निशाना साधा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनके बारे में कसीदे भी पढ़े गए। भैया जहां हर सर झुक जाए, ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। ऐसी ऊंची शख्सियत जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में, गुजरात वालों सुन लो, जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला
गुलाबों की क्यारी में आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी, लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर जो बयानबाजी है वो सामने आई। 2011 की तस्वीर, 2018 की तस्वीर और अब 2026 में किस तरीके से पॉलिटिकल शिफ्ट को लेकर तस्वीर सामने आती है। सिद्धू एंड फैमिली अब क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल। नवजोत कौर सिद्धू को लेकर तस्वीर सामने आती है जिसमें वो कसीदे पढ़ती हैं। वो सीधे तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तस्वीर पेश करती है, ईमानदारी की मूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए नजर आती हैं। और अब इन बयान के बाद, इस तरीके की जो तस्वीर सामने आने के बाद भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तारीफ जो है बीजेपी की एंट्री के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल ठाकुर हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट है। विशाल, जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से समय समय पर जो सिद्धू हैं वो कहीं ना कहीं गुगली खेलते हैं। और अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल शिफ्ट की तस्वीर सामने आती है, एक जो 2011 में, दूसरी 2018 में और अभी प्रेजेंट में 2026। देखिए, कांग्रेस के लिए ये स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में है और उनकी पत्नी को कांग्रेस से निकाल दिया गया है और अब नवजोत कौर सिद्धू लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, सियासी हमले हो रहे हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो सियासी हमले हैं उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो है वो पंजाब कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। और लगातार जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं अब जो पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो बयानबाजी हो रही है उसमें नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निकाल दिया गया है, उनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर नवजोत कौर सिद्धू जो सियासी हमले कर रही है वो 2027 के चुनावों के लिए ठीक नहीं है। और इसके लिए अब पंजाब कांग्रेस ने कल एक रणनीति भी बनाई है और जिस तरह से कल मीटिंग हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू उस मीटिंग से नादार रहे, वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल विशाल, दो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो आपने भी कहा कि निकाला गया है, दूसरी तरफ वो निकलने की बात भी कर रही हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो एक चीज कॉमन है वो कॉमन है कि राहुल गांधी से मुलाकात या राहुल गांधी तक बात पहुंचाने की बात या कांग्रेस के आला कमान तक बात पहुंचाने की बात सामने आ रही है। इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी साथ छोड़ा और समाजवादी पार्टी में चले गए। तो यानी कहीं ना कहीं अंतरकला जो है वो किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है खुद उनके नेताओं के लिए। देखिए, इस बात की शुरुआत तब हुई थी जब नवजोत कौर सिद्धू राजभवन गई, लोक भवन में गई और लोक भवन से जब वो बाहर निकली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पैसे लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और हमारे पास पैसे देने नहीं है। इसके लिए जो विवाद हुआ था उसके बाद जो पंजाब कांग्रेस इकाई थी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उसके अंगेंस्ट लिया था और नवजोत कौर सिद्धू जो है वो राहुल गांधी से मिलना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू को समय नहीं दिया गया। वो इसी संदर्भ में वो लगातार कह रही है कि 6 से 7 और 8 महीने जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए लग जाते हैं। वो उसी संदर्भ में कह रही है क्योंकि वो अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करना चाहती थी कि आखिरकार उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। और उसके बाद जब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है तो उसके बाद नवजोत कौर सिद्धू जो है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उनके ऊपर जो है वो तीखी बयानबाजी करती हैं, बड़े नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नवजोत कौर सिद्धू को निकाला गया है तो नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी तो वैसे ही निकल करके सामने आ रही है अगर वो कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद भी कुछ इसी तरीके से छोड़ करके गए थे। यानी बड़े बड़े प्रदेशों में जो बड़े बड़े नेता हैं खासकर कांग्रेस के, वो अपने आप को पीछे खींचते जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो पहले ही लुटिया डुबोने वाली स्थिति में थी और अब फिर से वही स्थिति उनकी बनते जा रही है। यानी आने वाले वक्त में जब पंजाब के चुनाव होंगे तो पहले वहां से बहुत सारे नेता छोड़ करके जा चुके हैं, अब वहां से एक और नेता का नाम जुड़ जाएगा। यानी पंजाब में बहुत कमाल करते हुए तो कांग्रेस नजर नहीं आएगी इसके बाद। देखिए, पंजाब में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति कुछ ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए जो कांग्रेस के नेता नाराज थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, वो भाजपा में है। और नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने ही हटाया था और उसके बाद जो है उन्हें अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बनाया। अब देखना होगा कि नवजोत सिद्धू जो है वो अगर भाजपा में जाते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ की क्या भूमिका बीजेपी में रहती है।
इतना आसान नहीं है कि कैप्टन जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी में आने दें, या भाजपा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भाजपा में आने के लिए। वो सारे 2027 के चुनावों को मद्देनजर हर स्थिति को देखा जा रहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू या उनकी धर्मपत्नी भाजपा में आती है तो उन्हें कितना फायदा होगा, कौन सी सीटों पर फायदा होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और ग्राउंड रिपोर्ट जो है इकट्ठी भाजपा यहाँ पर कर रही है। हालांकि बिल्कुल विशाल, वो तस्वीर भी बहुत दिलचस्प होगी, और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पास वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि शायरी तो उन्होंने दोनों पर कसी अपने अपने समय के अनुसार पढ़ी है, और उसका बेनिफिट और जिस पार्टी में जा रहे हैं उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वो क्या स्टैंड लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए विशाल आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे और स्पीच दर्शकों के और इस बड़ी खबर आपको बताएं, एनआईए से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर के मेहजूर नगर में एनआईए की रेड देखने को मिली है। जेएंडके से यह बड़ी खबर, 2024 के एक मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। पाकिस्तान समर्थित तस्करी के मामले में ये छापेमारी देखने को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में अहम कार्रवाई करते हुए एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर छापेमारी की है। यह कार्रवाई 2024 में दर्ज एक आतंकी प्रकरण के सिलसिले में की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नासिर खान हमारे साथ जुड़े। नासिर का रुख करते हैं। नासिर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इस रेड के दौरान देखने को मिल रही है, और 2024 की जो बात हो रही है वो केस क्या था, जरा उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, ये 2024 में दिल्ली एनआईए कोर्ट में जो है एक एफआईआर लॉन्च किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि क्रॉस बॉर्डर से जो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है स्मगलिंग उसकी होती है, उसके साथ साथ जो नार्कोटिक्स हुए, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है जो अब्रॉड बैठे, यानी कि हमारे देश के बाहर जहाँ से वो अपना नेटवर्क चला है, उनके साथ इनका कनेक्शन है। और उसी कनेक्शन के दौरान जो है 2024 से लेकर 2026 तक कई सारे राज्यों में जो है रेड्स हो चुकी है। उसमें मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, हरियाणा है, पंजाब है, और आज जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के इलाके में, महजूर नगर के इलाके में आज सुबह सवेरे जो है एनआईए ने शिकंजा कसा, और जो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसका नाम नजीर अहमद है, उसके घर पे छापेमारी आज सुबह सवेरे हुई, जिसमें एनआईए टीम्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनके साथ थी। उसके घर को सुबह खंगाला गया, वहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो रिकवर किए गए, जिससे कहीं ना कहीं साफ रास्ता निकलता है कि कहीं नजीर अहमद का लिंक जो है उस नेटवर्क के साथ है जो यहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशन का स्मगलिंग करते थे या नार्कोटिक्स का स्मगलिंग करते थे। उसके साथ साथ जो अब्रॉड के साथ जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कर रहे हैं भट्ट जो शख्स है जिसको लेकर जानकारी आप दे रहे हैं, ये बताइएगा ये जो इलाका है जहां पर ये रेड हुई है उस इलाके को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, और खास तौर पर बरामदगी क्या कुछ हो पाई है, क्या कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? साथ ही साथ नासिर, इसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहता हूं, जो दस्तावेज मिले हैं या नहीं मिले वो किस तरह से इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जरा वही बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रितु एंड आशीष, आपको बताते चलूं कि जो महजूर नगर का इलाका है रेजिडेंशियल इलाका है, यानी कि श्रीनगर से कुछ ही मीटर्स की दूरी पे है, लाल चौक की कुछ ही मीटर्स की दूरी पे महजूर नगर का इलाका है, जहां पे सुबह सवेरे रेड्स हुए। पूरा एरिया जो है रेजिडेंशियल है। सुबह सवेरे जो वहां से हमारे सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है, जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर किए गए, उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि इसका संपर्क जो है पार बैठे आतंकी संगठनों के साथ है। और उसके साथ साथ जो प्रो खालिस्तानी लीडर जो बैठे हुए अब्रॉड में, चाहे हम यूएई की बात करें, लंदन की बात, वहां पे जो बैठे उनके साथ इनका कनेक्शन है। इसके जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई सारे और राज्यों में इनकी रेड्स हुई है। अभी तक किसी की अरेस्ट होने की खबर नहीं है, लेकिन जहां पे भी रेड्स हुई वहां से ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है रिकवर किए गए, जिससे कहीं ना कहीं साफ शक शोभा लगता है कि ये लोग जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, चाहे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन, चाहे जैश ए मोहम्मद या लश्कर। आगे की जांच में तमाम चीजें नासिर बहुत ज्यादा सहयोग भी देगी। अहमद भट्ट के क्या किसी और से भी तार जुड़े हुए थे, कुछ और लोगों तक भी ये जांच की आंच पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए 2024 से लगातार रेड्स जो हो रही है, कई सारे राज्यों में हुई, आज जम्मू कश्मीर में भी हुई। हमने देखा कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क जो निकलता है वो जम्मू कश्मीर में उनके तार जुड़ते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा जो वाइट टेरर मॉड्यूल जो है डॉक्टर्स का बस किया, उसमें सारे लोग जो है इन्वॉल्व थे जम्मू कश्मीर से। अभी आज श्रीनगर में रेड हुई, तो आने वाले समय में ये बात जब
इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, इसमें आगे पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में और कितने लोग इन्वॉल्व हुए, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, और कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब एनआईए ने आतंकी संगठनों पे शिकंजा कसा, उसमें कई सारे मॉड्यूल जो है वो बस्ट किया गया, चाहे एसआईए की बात करें, सीआईके की बात करें। वही एनआईए लगातार इन चीजों के पीछे है। जो डॉक्यूमेंट्स हो, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिकवर किए गए हैं, उसका खुलासा जो है शाम को होगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो जाएगी और बड़े पैमाने पे जो बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, उसका पर्दाफाश जो आने वाले समय में होगा। नासिर, इसके साथ साथ जब तस्करी का मामला सामने आता है, तस्करी को लेकर के जब तस्वीर सामने आती है, इसको लेकर के कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से एक नेटवर्क के जरिए ये संचालित कार्य कर रहे थे। अब इस मसले पर क्या कुछ कह रही है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसकी उनकी नज़र किस तरीके से है, और ये जो पूरा नेटवर्क नेक्सस जो काम कर रहा था, इसको लेकर के मुखबिर तंत्र क्या कह रही है, क्या इन्फॉर्मेशन अंदर खाने से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नेटवर्क काम कर रहा है ये थ्रू सोशल मीडिया ऐप से, चाहे हमने इससे पहले भी कहा कि टेलीग्राम जो है सबसे बड़ा इशू जो है जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, उसके साथ साथ वीपीएन को तो ऑलरेडी बैन किया है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया ऐप से, चाहे टेलीग्राम की बात करें, हम सिग्नल की बात करें, हम बिप की बात करें, उससे कहीं ना कहीं आतंकी संगठन चाहे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा हो, आईएसआई हो, उनके साथ जो है संपर्क में है, लगातार उन ऐप्स के जरिए जो है अपना प्लान जो है वो शेयर कर लेते हैं और आगे की रणनीति जो है इनको समझाई जाती है। वही इस केस में भी वही सेम थिंग है कि जो अब्रॉड से जो खालिस्तानी लीडर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इनका संपर्क जो है थ्रू सोशल मीडिया हुआ, थ्रू टेलीग्राम हुआ है, थ्रू सिग्नल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ की सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ यहाँ पे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो भी लगे हुए, कई सारे युवाओं को जो है गिरफ्तार भी किया गया, कई सारे को यूएपी के तहत जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अभी ये जांच के जब आगे बढ़ेगी तो कुछ और लोगों से जुड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मैक्रों, भारत फ्रांस व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 दिनों के भारत दौरे पर एमैनुअल मैक्रों आए हुए हैं। यहाँ पर रक्षा, व्यापार, तकनीकी संबंधों पर बातचीत होगी। और वहीं देखिए यहाँ पर एमैनुअल मैक्रों और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, ये दो जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जब साथ आएंगे तो किस तरीके से बात बनेगी और कौन कौन से वो डील्स हैं जो सामने आ सकते हैं, व्यापार पर क्या बात बनेगी, मोदी मैक्रों की मुलाकात के बाद क्या सीधे तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। और आज की बात आपको बता दें, जहां मुंबई के लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों नेता भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे और नए क्षेत्रों में साथ ही साथ विस्तार देने के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, इस मुलाकात के बाद रक्षा, व्यापार, स्किलिंग, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में तकरीबन दर्जन समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके बाद देर शाम को राजभवन के दरबार हॉल में इन समझौतों का औपचारिक फॉर्मल आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो बयान है वो सामने आएंगे। हालांकि इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर रहती है देखने वाली बात रहेगी। और उसके बाद एआई समिट जो कि राजधानी दिल्ली में चल रहा है, उसमें भी एमैनुअल मैक्रों की अहम जो है भागीदारी रहने वाली है। 65 देशों की उसमें पहले से ही मौजूदगी है और एमैनुअल मैक्रों जब यहाँ पर आएंगे तो एक कॉकटेल जो बनेगा जिसमें तकनीक और साथ ही साथ विरासत को प्रेजेंट किया जाएगा। आप समझिएगा, एमैनुअल मैक्रों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको लेकर जिक्र किया जा रहा है, इस मुलाकात से क्या अमृत निकलने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी यश कौशिक जुड़ गए हैं। यश, जो तस्वीर सामने आती है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे मुंबई में, उसके बाद एआई समिट में भी एमैनुअल मैक्रों जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए ये भारत के लिए देश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और खास तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि फ्रांस की गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट दोनों को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बेहद है। देखिए, ये मुलाकात वैसे भी पूरे विश्व में काफी चर्चित होने वाली है, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ एमैनुअल मैक्रोन और इंडिया की है, पीएम मोदी की नहीं, खासकर यूरोपियन यूनियन की जब मुलाकात हुई थी इंडिया में और ट्रेड डील एक उसमें साइन हुए हैं, वो सिग्नेचर के बाद पूरा विश्व सोच रहा है कि हमें रशिया यूक्रेन को छोड़ के यूरोप में ऐसे पार्टनर ढूंढने, एशिया में ऐसे पार्टनर ढूंढने हैं जिनसे हम व्यापार कर सके। और भारत उनके, अगर हम वहां पे एक रेट की बात करें कि एम्प्लॉय रेट की बात करें कि बांग्लादेश इस टाइम क्राइसिस में है,
तो फ्रांस भी पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें, हम ट्रेड सेक्टर की बात करें, हम स्पोर्ट्स की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम डिफेंस की बात करें, क्योंकि अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में था राफेल डील की चर्चा। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा राफेल भारत और फ्रांस के बीच में बहुत जल्द डील होने वाली है। तो ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन और पीएम नरेंद्र मोदी जो मुंबई में मिलेंगे और जो जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें घोषित किया जा सकता है कि शायद राफेल की डील भी साइन हो जाए। ये डील सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ जब भारत ने करी थी साइन, अमेरिका की नजर है, चाइना की नजर है कि अब कौन सा देश भारत के साथ हाथ जोड़ता है। जी यश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने कि एशिया में उनकी तरफ से भी पार्टनर ढूंढे जा रहे हैं जहां पर वो भी अपने इन्वेस्टमेंट कर सके, उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इमैनुअल मैक्रों मुलाकात करने के लिए चाइना भी गए थे और उसके बाद अब उनका भारत दौरा हो रहा है। आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से अमेरिका और उनके रिश्तों में खटास आई हुई है। EU का वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं, अमेरिका हाथ पीछे खींचते हुए नजर आता है, और इस सब के बीच EU से हमारी जो डील होती है, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यहाँ पर आना, यानी सीधे सीधे ये बताने के लिए काफी है कि भारत किस तरीके से ग्लोबली आगे बढ़ रहा है और हर देश के साथ न केवल वो ट्रेड डील कर रहा है, रक्षा के क्षेत्र में डील कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में लीडर बन के बाकियों को इस तरीके से इन्वाइट कर रहा है कि आप आइए और आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है ये। देखिए 2014 के बाद से खासकर भारत ने ये पूरे दुनिया को एक संदेश दिया था, इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस। ये इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस पहले मेड इन इंडिया में भी था, और अब मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हम बाहर यूरोप में, यूरोपियन डील जो साइन हुई है बहुत महत्वपूर्ण डील है, जैसे मैंने जिक्र किया था उस चीज का। और खासकर अगर एक वैश्विक तनाव को इस टाइम देखें, ईरान अमेरिका का तनाव चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, ताइवान चाइना का तनाव चल रहा है इस टाइम पे। ये जो 3 क्षेत्र खुले हुए हैं, इन सबको देखना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा मजबूत पार्टनर चाहिए, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, कि जो हमारे साथ खड़ा रहे हाथ बांध के, और अगर कुछ ऐसी दुर्घटना वाली स्थिति आती है तो हमारे को भारत एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, ये पूरे विश्व में दिख रहा है। खासकर मैक्रोन आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं रक्षा अगर कहा जाए उस परिप्रेक्ष्य में भारत लगातार जो है आगे तरक्की कर रहा है, और रफाल को लेकर जब भी बात होती है तो फ्रांस के साथ जिस तरीके की तस्वीर सामने आती है, 2017 के बाद चौथा दौरा ये भारत का इमैनुअल मैक्रों का, और इसके साथ साथ 114 राफाल की डील पहले ही हो चुकी है, पिछले हफ्ते में ही आने से पहले इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, मंजूरी मिल चुकी है। अब यानी कि सीधे तौर पर आप देखिए ये रेफरेंडम जो बन रहा है एक तरह से फ्रांस और इंडिया का, ये दिखा रहा है पूरी दुनिया में कि एक अलग तस्वीर पेश करेगा जिसमें साझेदार भूमिका निभाने के लिए भारत और फ्रांस तैयार है। बिल्कुल साझेदारी निभाने के लिए तैयार है। आपने बहुत सही चीज बोली, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रहेगी, जब पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसा यूरोपियन यूनियन जब अभी हाल ही में इंडिया में था, उन्होंने जब पीएम मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीजें ऑफिशियली घोषित करी थी। अभी क्या हो रहा है, काफी चीजें एक स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि क्या ये ऐसा होगा, क्या ये डील साइन होगी, क्या सिर्फ राफेल की डील साइन होने वाली है। लेकिन रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है, उससे इमैनुअल मैक्रोन के देश में भी इकोनॉमी थोड़ी गिरी थी पिछले साल, और उनको लग रहा था कि ट्रेडिंग पार्टनर में दिक्कत हो सकती है। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये मुलाकात बहुत तरीके से, जिनपिंग भी नजर बनाए रखे होंगे इस पे पुतिन ने भी नजर बनाए रखी होगी, क्योंकि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भी भारत आए थे। सबसे जरूरी हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, एआई का पूरा कार्यक्रम है, तमाम बड़े बड़े लोग जो है उसमें शामिल हो रहे हैं और इमैनुअल मैक्रों भी आ रहे हैं। ऐसे में एआई सेक्टर की अगर मद्देनजर बात की जाए तो किस तरह से अहम भूमिका रहने वाली है फ्रांस की, क्या कुछ भारत इस एआई सेक्टर में हासिल करता हुआ नजर आएगा, कैसे एआई सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करता हुआ भारत सरकार नजर आएगी? देखिए एआई समिट का जो आपने अभी जिक्र किया, एआई समिट भी एशिया का ये वन ऑफ द बिगेस्ट समिट बोला जा रहा है, और जब इमैनुअल मैक्रोन खुद वहां पे प्रस्तुत होंगे, और वो एक वर्ल्ड स्टेज पर आप इमेज देखिए कि भारत में एक एआई समिट हो रहा है और उसमें इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि फ्रांस एक छोटा देश नहीं है, हम चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, फ्रांस एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, और फ्रांस चाहता है कि भारत से चाहे एआई हो, क्योंकि एआई आने वाले समय में हम सब जानते हैं डिफेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो एआई के माध्यम से शायद पीएम मोदी ने
अब कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है तो वर्ल्ड लीडर का प्लान पहले बन जाता है। ये इमैनुअल मैक्रोन का जो विजिट है ये केवल 7 दिन पहले डिसाइड हुआ था कि 17 से 19 फरवरी तक इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आएंगे। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ, शायद से भारत ने भी सोचा होगा कि एआई की कर रहे हैं ना, इसके साथ एक और जिक्र जुड़ जाता है, वो ये कि इस पूरी तस्वीर को इजराइल और अमेरिका कैसे वॉच कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की मिसालें दी जाती है और आंख लगाकर इस वक्त फ्रांस और इंडिया की जो ये मुलाकात है, जो दो प्रतिनिधि, दो महाशक्ति मिलेंगे, तो इस पर इजराइल सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि रफाल की डीलिंग जब फ्रांस से होती है और इजराइल से नहीं होती है, इजराइल कहीं ना कहीं इस दोस्ती के लिए छटपटा जरूर रहा है। इजराइल के अभी जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने बोला है कि अपनी मीडिया से बात करते हुए कि नेक्स्ट वीक पीएम नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू इजराइल। ये उन्होंने तब बोला जब इमैनुअल मैक्रोन का ये जो दौरा भारत का है वो कंफर्म हो चुका था। यानी कि जैसा अभी हमने शुरुआत में बोला, मीनाक्षी ने भी बोला, ऋतु आपने बोला, आशीष आपने बोला कि भारत के जितने भी लीडर्स हैं, या फिर अगर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण या फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो सब एक ऐसी भूमिका बांध रहे हैं कि अगर भारत से आपने हाथ नहीं मिलाए, और ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड स्टेज पे पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12-13 सालों में ये दिखाया है कि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है। जी यश, बिल्कुल हर कोई जानता है कि भारत एक ऐसा मार्केट है जहां पर सबके लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, इसलिए हर देश भारत की तरफ रुख भी करना चाहता है। उसकी वजह भी है हमारे देश का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश की नीतियां, जिस वजह से हर देश यहां पर आकर के अपना सहयोग भी देना चाहता है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चाहता है। बहुत धन्यवाद आपका यश इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।